हॉलीवुड स्क्रिप्ट्स प्रेजेंट करते हैं मूवी साइलेंस 2 द नाइट आउल बार शूट आउट। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जो कि 2024 में रिलीज हुई। IMDb में इसकी रेटिंग 6.3 है। फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके घर वापस जाने लगती है कि तभी उसे अपने बॉयफ्रेंड के लैपटॉप में कुछ अजीब चीज देखने को मिलती है और वो चीज इस लड़की को नहीं देखनी चाहिए थी। वो लड़की उसकी तस्वीर ले लेती है जिसके बाद कोई उस लड़की पर हमला कर देता है। फिर यहाँ से सीन कट होता है और हमें ACP अविनाश को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं। तब उन्हें रास्ते में एक आदमी लड़की के साथ जबरदस्ती करता हुआ दिखाई देता है। तब अविनाश उसकी अच्छी तरह धुलाई करता है कि वो आइंदा लड़की छेड़ने से पहले 100 मर्तबा सोचे। फिर थोड़ी देर बाद अविनाश और कमिश्नर की कॉल आती है जो उसे नाइट आउल बार के शूट आउट के बारे में बताते हैं। अविनाश कहता है कि आप ये केस लोकल पुलिस स्टेशन को हैंड ओवर कर दें, लेकिन कमिश्नर अविनाश को फोर्स करके ये केस उसकी स्पेशल टीम यूनिट को संभालने के लिए कहता है। वो उसे बताते हैं कि इस बार के शूट आउट में एक मिनिस्टर के PA को बीमार आ गया है, इसलिए ऊपर से मुझ पर बहुत प्रेशर है। कमिश्नर के इंसिस्ट करने पर अविनाश ये केस ले लेता है। इसके बाद अविनाश अपनी टीम के साथ क्राइम सीन पर पहुंचता है जहाँ अविनाश की टीम में इंस्पेक्टर राज, अमित और ऑफिसर संजना होते हैं। वहाँ अविनाश क्राइम सीन की अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन करता है और देखता है कि किलर ने 10 लोगों को जान से मार डाला है। फिर अविनाश बार के मालिक से बात करके वहाँ की CCTV फुटेज लेकर चला जाता है। फिर अगले दिन अविनाश अपनी टीम के साथ क्राइम सीन डिस्कस करता है और हमें क्राइम सीन पर उस लड़की की लाश दिखाई जाती है जिसका जिक्र मूवी की स्टार्टिंग में किया गया था। उस लड़की का नाम आसमा होता है। अब ACP अविनाश अपनी टीम से कहता है कि किलर मिनिस्टर के PA को मारने आया था तो उसने वहां मौजूद बाकी लोगों को क्यों मारा। और हाँ, एक और बात, किलर ने मिनिस्टर के PA और इसके साथ बैठे लोगों को कुर्सी पर ही गोली मारी है, जबकि आसमा और इरफान को किलर ने ऐसे मारा है कि उनकी बॉडी जमीन पर पड़ी मिली थी। फिर संजना अविनाश को बताती है कि गोविंद नाम के एक लड़के को होश आ गया है जो क्राइम सीन पर बेहोश मिला था। अब अविनाश हॉस्पिटल जाकर गोविंद से पूछताछ करता है कि आखिर उस रात बार में क्या हुआ था। गोविंद बताता है कि उस रात बार में सब लोग खूब एंजॉय कर रहे थे कि तभी अचानक बार में ब्लैक हुडी वाला एक आदमी आया और उसने बड़ी बेरहमी से सबको गोली मार दी। मैं उस किलर का चेहरा नहीं देख पाया, उसने अपना मुंह ढका हुआ था और थोड़ी देर बाद ही डर के मैं बेहोश हो गया था। अब अविनाश बार की CCTV फुटेज देखता है जहाँ उसे 2 आदमी बार के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं। पहला आदमी व्हाइट हुडी में और दूसरा आदमी ब्लैक हुडी में बार के अंदर आया होता है जिसके हाथ में गन भी थी। अविनाश कहता है कि हो ना हो इन दोनों आदमियों ने मिलकर इन सब लोगों को मारा है। काफी देर सोचने के बाद अविनाश इस नतीजे पर पहुंचता है कि किलर का असली टारगेट मिनिस्टर का PA नहीं बल्कि आसमा थी जो कि इरफान नाम के एक लड़के के साथ बार में आई हुई थी। वो कहता है कि किलर ने आसमा के मर्डर को छुपाने के लिए सब किया है ताकि पुलिस को कोई एविडेंस ही ना मिले, यानी कि अब अविनाश को आसमा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, तभी वो इस केस को सॉल्व करके पता लगा सकेगा कि मर्डर किसने किया। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ अविनाश अपने घर की सेटिंग कर रहा होता है कि तभी उसे जया नाम के एक इंस्पेक्टर का कॉल आता है। जया अविनाश के साथ पहले काम कर चुकी होती है। वो अविनाश को तारा नाम की एक लड़की की फोटो भेजकर उसके मर्डर के बारे में डिस्कशन करती है क्योंकि उसे इस लड़की के मर्डर में पिछले किसी मर्डर का पैटर्न लग रहा होता है। फिर पुलिस स्टेशन में राज अविनाश को आसमा की सारी इंफॉर्मेशन देता है और उन्हें रिजवान नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है कि ये आसमा और इरफान का दोस्त है। फिर अगले ही सीन में अविनाश कमिश्नर को सारी बात बता देता है कि किलर का टारगेट मिनिस्टर का PA नहीं बल्कि आसमा थी। ये सुनने के बाद कमिश्नर इस केस को 2 दिन में सॉल्व करने का ऑर्डर देता है। अब अविनाश अगले दिन पुलिस स्टेशन में जाकर रिजवान से कांटेक्ट करने के लिए बोलता है क्योंकि एक वही इंसान था जो आसमा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता था। उधर डॉक्टर अविनाश को कॉल करके आसमा की बॉडी की डिटेल बताता है कि उसके मुंह पर एक चोट का निशान था जो कि मर्डर से 2 दिन पहले का था और किलर ने सीधा आसमा के दिल में गोली मारी है। ये सुनने के बाद अविनाश को केस प्यार और बदले का लग रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें अर्जुन चौहान नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो किसी ड्रामे की रिहर्सल कर रहा होता है और देखने में भी साइको टाइप लग रहा होता है। फिर हमें एक पुरानी बिल्डिंग में
रिमझिम नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि पिया नाम की एक लड़की के साथ होती है। पिया उसे हीरोइन बनाने की बातें कर रही होती है। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ कुछ तो जरूर बुरा होने वाला है। फिर हमें गौरव नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अर्जुन चौहान से बात करते हुए कहता है कि मैंने मामला संभाल लिया है, जो हो सकता है कि शायद किसी के मर्डर का हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अविनाश की टीम रिजवान के घर जाती है जहाँ ताला लगा होता है। पास बैठी आंटी उन्हें बताती हैं कि वो गाँव गया हुआ है। फिर अविनाश की टीम आसमा के घर जाती है जहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ किसी ने कोई चीज ढूंढने की कोशिश की है लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अब अविनाश की टीम आसमा के रूम की तलाशी लेती है जहाँ उन्हें आसमा की अलमारी में काफी महंगे महंगे ड्रेस और गिफ्ट्स मिलते हैं, जबकि आसमा इतनी अमीर भी नहीं थी, जिससे अविनाश की टीम समझ आती है कि आसमा एक कॉल गर्ल का काम करती थी। उन्हें आसमा के घर में एक डॉक्टर की स्लिप भी मिलती है, जिसके बाद अविनाश उस डॉक्टर के पास आसमा के बारे में पता लगाने के लिए चला जाता है। वो डॉक्टर अविनाश को बताता है कि आसमा 2 दिन पहले मेरे पास अपने चेहरे की चोट का इलाज करवाने आई थी। फिर अविनाश डॉक्टर से आसमा की फैमिली के बारे में पूछता है। तब डॉक्टर बताता है कि उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी माँ है और उसे आसमा के काम पसंद नहीं था, इसलिए उसे छोड़कर गाँव चली गई। फिर अविनाश की टीम आसमा की माँ के पास जाकर बताती है कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनने के बाद आसमा की माँ फूट फूट कर रोने लगती है। फिर पुलिस को आसमा के घर पे आसमा का भिजवाया हुआ एक पेन ड्राइव मिलता है और जब अविनाश उस पेन ड्राइव को चेक करता है तो उसे एक मरी हुई लड़की की फोटो मिलती है। तभी अविनाश को याद आता है कि उसने इस लड़की की फोटो कहीं देखी है। और फिर जब अविनाश अपना फोन चेक करता है तो सेम इस लड़की की फोटो जिया ने उसे भेजी होती है, यानी कि आसमा को इस मर्डर के बारे में पहले ही पता चल चुका था और शायद इसीलिए किलर ने उसे मार डाला। अब अगले सीन में पिया रिमझिम के पास मजीद 2 लड़कियों को ले आती है। इससे उन्हें भी हीरोइन बनाने का वादा किया था। इससे हमें इस चीज का भी आइडिया होता है कि पिया कुछ तो बहुत बड़ा प्लान कर रही है। दूसरी तरफ हमें ये भी पता चलता है कि अर्जुन एक साइको इंसान है जो कि डॉक्टर से थेरेपी लेता है। फिर संजना को डॉक्टर की कॉल आती है कि रिजवान वापस आ गया है, वो आपसे मिलना चाहता है। अब रिजवान अविनाश को बताता है कि आसमा एक कॉल गई थी। कुछ दिन पहले एक क्लाइंट ने उसके मुंह पर मुक्का मारा था और जब मैंने उससे उसकी चोट के बारे में पूछा तो उसने कहा कि इस धंधे में ये सब चलता है। फिर मैंने डॉक्टर से उसका इलाज करवाया और 4 तारीख को नमाज पढ़ के मैं अपने गांव चला गया। अविनाश को रिजवान पर शक होता है। वो उससे उसकी ट्रेन की टिकट मांगता है। रिजवान दिखा भी देता है, लेकिन टिकट दिखाने के बाद भी अविनाश का शक बरकरार रहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अविनाश अब जया से आसमा और तारा के मर्डर केस के बारे में बात करता है। तब अविनाश को पता चलता है कि जिस इंसान ने तारा को मारा उसने उसकी लाश की फोटो आसमा के किलर के लैपटॉप में भेजी, जो आसमा ने देख ली और इसी वजह से वो मारी गई। मतलब कि ये दोनों केस एक दूसरे से लिंक्ड हैं और इसके पीछे किसी एक ही आदमी का हाथ है। उधर जया तारा के बारे में इन्वेस्टिगेशन करके अविनाश को बताती है कि उसके घर से महंगे महंगे कपड़े और गिफ्ट्स मिले हैं। मतलब कि तारा और आसमा दोनों ही कॉल गर्ल थी और किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थी। अविनाश की टीम को आसमा के कॉल रिकॉर्ड में अमीशा नाम की एक लड़की के बारे में पता चलता है जो हो सकता है कि उसकी दोस्त हो, और साथ में राजीव नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है जो कि हो सकता है कि उसका क्लाइंट हो। यहाँ उन्हें ये भी पता चलता है कि आसमा को अपने क्लाइंट के बारे में कोड मैसेज के जरिए पता चलता था कि उसे कब, कहाँ और कितने बजे मिलना है। ये मैसेज अविनाश की टीम रिकॉर्ड करके उस जगह इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ उन्हें कोई भी नहीं मिलता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अविनाश राजीव नाम के एक आदमी से मिलता है जो आसमा के क्लाइंट में से एक था। वो राजीव से आसमा के बारे में पूछता है, लेकिन राजीव कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन एट द एंड जेल के डर से वो उन्हें बताता है कि मुझे आसमा एक होटल में मिली थी जहाँ मेरी आसमा से बातचीत हुई। तब मुझे पता चला कि आसमा एक कॉल गर्ल है। उससे मुझे अपना नंबर दिया था और मैं उसे डायरेक्ट कॉल करके ही बुलाता था। मुझे उसकी एजेंसी के बारे में कुछ नहीं पता। उधर पुलिस स्टेशन में संजना अविनाश को बताती है कि आसमा को जिस नंबर से क्लाइंट की डिटेल आती थी वो हर बार चेंज होता था, और जब मैंने सर्विस प्रोवाइडर से बात की तो पता चला कि ये सारे नंबर किसी पूनम शर्मा नाम की औरत के नाम पर रजिस्टर है। फिर थोड़ी देर बाद अविनाश अमीशा से मिलता है। वो कहती है कि मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता, बस हमें कोड मैसेज आता था कि कब, कहाँ और किस टाइम जाना है। अविनाश से पूछता है कि तुम इस धंधे में किस तरह आई। अमीशा बताती है कि कुछ लोग मेरे घर आए थे, उन्होंने कहा कि मुझे हीरोइन बनाएंगे और कुछ पैसे देकर मुझे ले गए। फिर मुझे ऑडिशन के नाम पर एक क्लाइंट के पास भेजा गया जिससे मेरे साथ जबरदस्ती की
और इस तरह मैं धंधे में फंस गई। अविनाश कहता है कि आसमा ने अपने क्लाइंट के लैपटॉप पर कुछ देखा था और उसके फौरन बाद तुम्हें मिलने के लिए बुलाया। ये सुनकर अमीशा डर के वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे अपनी जान का डर लग रहा था। उधर इंस्पेक्टर राज और अमित पूनम के घर जाते हैं। वो देखते हैं कि पूनम तो एक बूढ़ी औरत है जिसके आईडी का यूज सिर्फ सिम कार्ड निकालने के लिए किया गया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अविनाश अमीशा के घर जाता है जहाँ वो देखता है किसी ने उसका मर्डर कर दिया है, जबकि उसने उसकी सिक्योरिटी के लिए 2 पुलिस वाले घर के बाहर लगवाए थे। फिर डॉक्टर अविनाश को बताता है कि अमीशा का मर्डर हुआ है और किलर ने जानबूझकर उसके हाथ पे कट लगाया ताकि ये सुसाइड लगे, और हो सकता है कि अमीशा का सुसाइड नोट भी उसी किलर ने लिखा हो। इस सब के बाद अविनाश का दिमाग खराब हो जाता है। वो अपनी टीम को जल्द से जल्द केस सॉल्व करने को बोलता है। उधर पुलिस स्टेशन में संजना अमीशा की डायरी पढ़ती है जिसमें उसे 11 से 15 तारीख तक जयपुर जाने का प्लान किया होता है, और डायरी में छोटे छोटे लफ्जों में लिखा था कि अभी और भी लाशें बिखरेंगी। ये सब लिखकर उसने पुलिस टीम को इशारा दिया था कि इस धंधे में और भी लड़कियां फंसी हुई हैं। अविनाश अपनी टीम को 11 तारीख की बम्बई से जयपुर जाने वाले पैसेंजर्स की डिटेल निकलवाने के लिए बोलता है, जिसमें 15 से 20 साल की लड़कियां अकेले ट्रैवल करने वाली हैं। थोड़ी ही देर में अमीशा की दादी पुलिस स्टेशन आती है जहाँ अविनाश उन पर चिल्लाते हुए बोलता है कि आपने अपनी पोती को किस दलदल में झोंक दिया था। उसकी दादी कहती हैं कि उसके माँ बाप ने चंद पैसों की खातिर किया, इसके अलावा मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर अविनाश की टीम जयपुर जाने वाले पैसेंजर्स की लिस्ट निकाल आती है जिसमें 15 से 18 साल के दरमियान 7 लड़कियां अकेले ही ट्रैवल कर रही थी। अविनाश अब समझ गया था कि केस चाइल्ड ट्रैफिकिंग का भी है जिसमें लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट के गंदे धंधे में डाला जाता है। फिर अविनाश जया को जयपुर के एयरपोर्ट पर लड़कियों को ढूंढने के लिए बोलता है। इसके बाद हमें अगले सीन में जयपुर के विला के कुछ लड़कों को दिखाया जाता है जो मिनिस्टर के बेटे सनी की बैचलर पार्टी बनाने के लिए आए होते हैं। उधर जया एयरपोर्ट पर लड़कियों को ढूंढ रही होती है पर उसे कोई भी नहीं मिलता, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जया के पीछे से ही अनिका नाम की एक लड़की गाड़ी में 7 लड़कियों को अपने साथ लेके जा रही थी। इधर अविनाश कमिश्नर को सब बता देता है और जल्द से जल्द अपनी टीम के साथ जयपुर के लिए निकल पड़ता है। यहाँ अनिका उन 7 लड़कियों को अपने साथ एक होटल में खाना खिलाती है। तब रिमझिम चुपके से अपना घर कॉल लगाती है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। तभी अमित एकदम से एयरलाइन पर दिए हुए नंबर पर रिमझिम को कॉल लगाता है और वो उसे बताती है कि मैं 6 लड़कियों के साथ जयपुर आई हूँ, लेकिन तभी अनिका की आवाज से वो कॉल बंद कर देती है। फिर अमित अविनाश को रिमझिम के नंबर देकर उसकी लोकेशन के बारे में बता देता है। इधर विला में हमें सनी के दोस्तों की बातों से पता चलता है कि सनी की तरफ से उनके कमरे में एक लड़की आएगी और ये वही लड़कियां थी जिन्हें बचाने के लिए अविनाश जयपुर पहुंच गया था। फिर रात में अनिका सब लड़कियों को ऑडिशन का झांसा देकर विला के एक रूम में भेज देती है। उधर अविनाश की टीम रिमझिम के फोन की लास्ट लोकेशन से पता करके एक होटल में जाते हैं जहां से उन्हें पास एक विला के बारे में पता चलता है। उधर सनी के दोस्त लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने ही लगते हैं, लेकिन तभी अविनाश अपनी पूरी टीम के साथ विला में छापा मारता है और सारी लड़कियों को बचा लेता है। पर उसी टाइम वहाँ मिनिस्टर का बेटा सनी एक लड़की के सर पर गन पॉइंट करता है, पर अविनाश सनी की गन छीनकर उसे खूब मारता है। उधर जया और संजना अनिका को पकड़ लेती हैं जिससे उन्हें गौरव के बारे में पता चलता है, और जैसे ही गौरव अपने कमरे से भागने लगता है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है। लेकिन गौरव ने पकड़ने से पहले ही अपने लीडर को सब कुछ बता दिया था जिससे वो बचकर भाग गया था। अब अगले दिन अविनाश गौरव से पूछताछ करता है। वो कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, मैं सिर्फ अर्जुन चौहान के लिए काम करता हूँ। पुलिस अब अर्जुन का पोस्टर बनवाकर आसपास बंटवा देती है ताकि उन्हें अर्जुन के बारे में पता चल सके। फिर अविनाश उसे तारा के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि जो रॉम जॉनसन नाम का एक बंदा दुबई से आया था उसे तारा बहुत पसंद आई थी, लेकिन वो तारा के साथ कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो गया था और इसी वजह से तारा मारी गई। ये सुनकर अविनाश को बहुत गुस्सा आता है और वो गौरव को मारने लग जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अविनाश उन लड़कियों को बचाकर बम्बई वापस ले आता है। कमिश्नर अविनाश के काम से बहुत खुश होता है, लेकिन अविनाश अभी भी खुश नहीं था क्योंकि उसने भी मेन किलर को नहीं पकड़ा था। फिर पुलिस स्टेशन में अविनाश अपने साथी अमित से बात करता है। अमित बताता है कि उन्हें अर्जुन जैसे डिस्क्रिप्शन वाला आदमी कहीं नहीं मिला। अविनाश अब दोबारा से इस केस के सारे एविडेंस चेक करता है जहाँ उसे ये पता चलता है कि रिजवान ने उसे झूठ बोला था कि उसने 4 तारीख को ट्रेन पकड़ी, जबकि उसे तो 5 की ट्रेन पकड़ी थी।
पुलिस अब रिजवान के घर से उसे पकड़ लाती है। अविनाश उसे खूब मारता है। फिर रिजवान उसे सच बताता है कि 3 तारीख को जब मैं आसमा के साथ था तो उसने बताया कि उसने अपने क्लाइंट के लैपटॉप में कुछ ऐसा देखा जिससे वो धंधे से बाहर निकल सकती थी। फिर जब 4 तारीख को अपने गाँव जाने लगा तो मुझे अर्जुन का फोन आया और उसने मुझे उसे एक ब्लैकमेल करने वाली लड़की को धमकाने के लिए बोला, जिसके बाद अपनी ट्रेन छोड़कर बार में उस लड़की को धमकाने के लिए गया। लेकिन वहाँ तो आसमा थी। मैं आसमा से बात कर ही रहा था कि तब एक काली हुडी वाले आदमी ने आसमा और इरफान को जान से मार दिया और मुझे अपने साथ ले गया। किसी तरह से मैं उस आदमी से बचकर अपने गाँव चला गया। अविनाश अब समझ गया था किलर ने रिजवान को फंसाने के लिए सब किया है। और जब आसमा को तारा के मर्डर के बारे में पता लगा तो उसने अमीशा को इस बारे में बताया ताकि वो दोनों इस धंधे से बाहर निकल सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दोनों ही मारी गईं। अविनाश को यहाँ ये भी पता चलता है कि आसमा जिस आदमी से मिलती थी वो हो सकता है कि अर्जुन ही हो। अर्जुन को उससे प्यार हो गया, इसलिए उसने आसमा को उस दिन नहीं मारा जब उसने तारा के मर्डर की तस्वीर देखी थी। पर अविनाश के दिमाग में बहुत से सवाल घूम रहे थे कि तभी संजना अविनाश से कहती है कि हमने जितने भी लोगों से बातचीत की है किसी ने भी अर्जुन को नहीं देखा और सिर्फ रिजवान ही अर्जुन का खास आदमी था जो उसके सारे धंधे संभालता है। और अजीब बात यह है कि सारी कॉल गर्ल्स अर्जुन को महीने का 1,20,000 रुपए भेजती थी जो रिजवान अर्जुन को देता था। अब अविनाश दोबारा रिजवान को मारता है क्योंकि वो उसे अभी भी पूरी बात नहीं बता रहा होता। फिर रिजवान कहता है कि मैं हर महीने 30 कॉल गर्ल से 1,20,000 रुपए कलेक्ट करके अर्जुन को देता हूँ, लेकिन मैंने अर्जुन को नहीं देखा क्योंकि मैं ये पैसे आर्टिफैक्ट कंपनी के अकाउंट में डालता हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अविनाश अपनी पूरी टीम के साथ आर्टिफैक्ट कंपनी में जाता है जहाँ राजीव बैठा होता है। राजीव बताता है कि अर्जुन चौहान तो मेरा साला है। अविनाश अर्जुन से जाकर इस बारे में पूछता है लेकिन उसे स्कॉट इस धंधे के बारे में कुछ पता नहीं था, बस वो पागलों की तरह हरकतें कर रहा होता है। लेकिन अविनाश की टीम को अर्जुन के कमरे से सारे एविडेंस मिल जाते हैं जिससे वो कॉल का धंधा चला रहा होता है। लेकिन अविनाश समझ आता है कि ये वो अर्जुन नहीं है जिसे वो ढूंढ रहे हैं क्योंकि कोई बड़ी चिल्लाकी से अर्जुन को फंसा रहा था। लेकिन अविनाश की टीम फिर भी अर्जुन को पकड़ लेती है। फिर जैसे अविनाश जाने लगता है तो राजीव की बीवी का पर्स गिर जाता है जिसको उठाने में अविनाश की मदद करता है। फिर पुलिस स्टेशन जाकर अविनाश काफी देर सोचता है कि इन सब के पीछे कौन हो सकता है और फिर छोटू के माचिस से सिगरेट जलाते ही उसे कुछ याद आता है, जिसके थोड़ी ही देर बाद अविनाश राजीव की बीवी आरती से बात करना चाहता है। वो उससे पूछता है कि 11 से 14 तारीख के दरमियान आप कहाँ थी। वो बोलती है मैं छुट्टियां मनाने बैंगलोर गई थी। अविनाश कहता है कि आप झूठ बोल रही हैं क्योंकि आपकी कार को तो बॉम्बे दिल्ली हाईवे की तरफ देखा गया था। इस पर आरती कहती है सो व्हाट। फिर संजना आरती को मेडिकल रिपोर्ट दिखाती है जिसके मुताबिक उसके डैड ने उसकी हार्मोनल सर्जरी करवाई थी। इस पर आरती कहती है हाँ करवाई थी तो क्योंकि मैं एक लेस्बियन हूँ, लेकिन मेरे डैड को मेरा लेस्बियन होना बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर एक दिन उन्हें अपने बेटे के बारे में पता चला जो इनकी मिस्ट्रेस से हुआ था, उसका नाम अर्जुन है। उन्होंने अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया और फिर राजीव से मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी थी। ये सब कहने के बाद आरती कहती है कि अगर तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो बोलो, वरना मेरा टाइम जाया ना करो। अविनाश कहता है कि तुम ही नकली अर्जुन चौहान बनी थी ताकि तुम अपने भाई को फंसा सको, जिसके बाद तुम्हें अपने बाप की सारी दौलत मिल जाए। और हाँ, आसमा तुम्हारे लिए काम करती थी और जब तुम्हें पता चला कि आसमा को लेस्बियन के साथ इंटीमेट होने में कोई दिक्कत नहीं है, तुमने उसके साथ रिश्ता बनाना शुरू कर दिया। और जब एक दिन आसमा ने तुम्हारे लैपटॉप में मर्डर की पिक्चर देखी तो वो तुम्हें अमीशा के साथ मिलकर ब्लैकमेल करने लगी। और जब तुम अमीशा को मारने गई तो झड़प में तुम्हारा एक बाल अमीशा के नाखून में फंस गया, जिससे हमें तुम्हारा डीएनए सैंपल मिला। फिर उन्होंने अर्जुन की आवाज को चेक किया जो कि एक वॉइस ऐप की मदद से बदली गई थी और फिल्टर करने पर आरती की आवाज मिल गई। यहाँ तक कि अमीशा के सुसाइड नोट की राइटिंग भी आरती की राइटिंग से मिलती थी। ये सब सबूत दिखाने के बाद अविनाश आरती से पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया, बाहर में लोगों को क्यों मारा। इस पर आरती कहती है कि बाहर के लोग मेरे रास्ते में आ रहे थे और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। फिर अविनाश से ट्रैफिकिंग के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि ये सब मैंने पैसे के लिए किया है और लड़कियों के साथ ये सब तो होता ही रहता है, भला शादी के बाद ही क्यों ना हो। मैं तो बस लड़कियों को पैसे और अच्छी लाइफस्टाइल दे रही थी। इसके बाद आरती वहाँ से भागती है और टेरेस से कूदकर अपनी जान दे देती है क्योंकि उसे पता था कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। जिसके बाद ये केस यही खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पुलिस स्टेशन में संजना अविनाश से पूछती है कि सर
आपको आरती पर शक कैसे हुआ? इस पर अविनाश कहता है कि मैंने आरती के बैग में मैस्टिक का बॉक्स देखा था, जो कि सेम मैंने जयपुर में भी देखा था, और इस तरह मुझे उस पर शक होने लगा। अब अविनाश की टीम रिलैक्स होकर घर जाने लगती है कि तभी अविनाश की टीम को एक और केस मिलता है, यानी कि दोस्तों इसका थर्ड पार्ट भी आएगा। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि इसका थर्ड पार्ट आए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। शुक्रिया।